सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था COA, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या होता है एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। आई होप आप सब ने उस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइंड करा दूँ सारी चीज़ें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब हमने पढ़ा था दैट इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम आई मीन आर्किटेक्चर, जो भी वो आर्किटेक्ट कंप्यूटर बनाने वाला होगा वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा जिसमें बहुत सी चीज़ें प्री डिसाइडेड हो जाएंगी। लाइक CPU में कितने बिट का डेटा आना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होगा, डेटा फॉर्मेट कैसा होगा, CPU किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती है और ये सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। इट इज़ ब्लूप्रिंट के जैसा। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बार इंजीनियर ब्लूप्रिंट तैयार करता है, सारे मटेरियल्स का लिस्ट बनाता है कि कौन सा मटेरियल कैसा होगा। सारी चीज़ें जब रेडी हो जाती है फिर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, रियलिटी में वो बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरीके से एक बार जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर सारी चीज़ें डिसाइड हो जाए देन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इन अ वेरी ईजी लैंग्वेज। अभी आप सबको बस मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में दे रखा था। अगर किसी को समझ ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो जाके देखना या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन। तो आज हम मेजरली 3 टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, देन आफ्टर सेकेंड टॉपिक विल बी हाउ कंप्यूटर वर्क्स, और थर्ड टॉपिक हमारा होगा सम अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। लेट्स बिगिन। इस दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे वो कोई सा भी कंप्यूटर हो, मेजरली उनके 3 कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो दीज कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट वन इज CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जिस टाइप से हमारा ब्रेन, लाइक ह्यूमन का ब्रेन, हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे एक एक एक्शन कंट्रोल करता है, उसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है वो उसके सारे के सारे ऑपरेशंस, फंक्शंस, कंपोनेंट सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब CPU का फर्दर 2 टाइप होता है, 2 टाइप्स ऑफ CPU। सॉरी, तो दोनों टाइप क्या क्या है? सबसे पहले है कंट्रोल यूनिट, दूसरे नंबर पे आता है ALU। अब इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, विच मीन्स व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल यूनिट, है ना। तो लेट्स बिगिन बाय कंट्रोल यूनिट। डोंट वरी, मैं आप सबको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इन सारी चीज़ों के। ये बस अभी आप समझने के लिए कंसिडर करो। कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब होता है? कंट्रोल यूनिट CPU का वो पार्ट है जो कि खुद कोई भी काम नहीं करता, बट ये सारे के सारे पार्ट्स को, सारे के सारे कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन भेजता है, सिग्नल भेजता है कि कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर रजिस्टर है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ही उस रजिस्टर को बताएगा कि कब किस समय किसी डेटा को इन लेना है, अंदर लेना है, या किसी डेटा को बाहर भेजना है। दिस इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं। तो प्रिंसिपल सर पर्सनली हर एक क्लास में जाके पढ़ाते नहीं हैं, बट उनका क्या काम होता है कि सबको इंस्ट्रक्शन देना, सबको मैनेज करना, सबको ऑपरेट करना।
कंट्रोल यूनिट को आप उसी तरीके से कंसिडर करो कि इसका काम है कि ये सीपी कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को सिग्नल भेजेगा, कंट्रोल भेजेगा, और इसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्ट्स ऑपरेट करेंगे. दिस इज द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट. नाउ द सेकेंड थिंग इज ALU. ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. जितने भी ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलो, एनीथिंग, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, नॉट ओनली मैथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जितने भी ऑपरेशंस हैं जो कि हमें मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसमें दो नंबर का ऐड है, सम है, या दो नंबर का डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सीपीयू का ALU एग्जीक्यूट करेगा. ये दोनों पार्ट सीपीयू के अंदर ही आते हैं. लेट से ये एक बड़ा सा सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू के एक पार्ट में होगा कंट्रोल यूनिट, दूसरे पार्ट में होगा ALU. तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है लाइक प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस है लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एनीथिंग, ये सारी चीज़ें ALU कंट्रोल करेगी. और जितने भी सिग्नल भेजने वाला काम है या फिर किसी अदर पार्ट को कंट्रोल करना, दिस इज़ द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट. ये कंट्रोल करेगा सारे के सारे कंपोनेंट्स को. सो आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू गाइस कि CPU क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. लेट्स मूव टू द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. दूसरा जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है इसका नाम है मेमोरी. मेमोरी का क्या काम होता है? इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा. डेटा क्या होता है? डेटा को हम लोग समझते हैं रॉ इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्टिकुलर होटल में 50 कमरे हैं, तो ये 50 कमरे क्या है, उस हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन है. सो डेटा इज़ बेसिकली रॉ इन्फॉर्मेशन. ठीक है. मेमोरी में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है. मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है रैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और दूसरा होता है रोम. रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. अब देखो, रैम जो होता है ना, रैम को कहते हैं टेम्पररी मेमोरी. दिस इज टेम्पररी, विच मीन्स कि अगर पावर ऑफ हुआ या फिर सिस्टम बंद हो जाता है तो सारा का सारा डेटा, इफ पावर ऑफ, all data from RAM will get flushed out. ठीक है. सारा का सारा डेटा रैम से डिलीट हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. आई गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग. सो डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स में हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं. अभी हम लोग बेसिक्स ही देख रहे हैं. COA का अभी लगभग 4 से 5 लेक्चर बेस हो सकता है, उससे ज़्यादा बेसिक ही चलेगा. ठीक है. रोम क्या होता है? रोम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है. रोम को हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा डिलीट नहीं होता. डेटा इसमें रहता है. डेटा उसमें से फ्लश आउट नहीं होता. सो दिस इज ऑल अबाउट रैम एंड रोम टिल नाउ. ठीक है. नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज IO डिवाइसेस. ठीक है. IO डिवाइसेस. I stand for input, O stand for output. कंप्यूटर के अंदर एक्सेप्ट CPU एंड मेमोरी,
मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं, अब इसका एग्जांपल क्या होगा? माउस है या फिर कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। ये सारी चीज़ें जो है वो आईओ का एग्जाम्पल है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ कंप्यूटर एग्जैक्टली वर्क्स। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। तो एग्जाम्पल ये है भाई, ऐसा समझो तुम लोग कि लेट से तुम रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और तुमने ऑर्डर किया कि मुझे अ, दाल मखनी और रोटी खाना है। तो जो किचन में शेफ़ होगा, तो वो सामान कहाँ से लेके आएगा? स्टोर रूम से लेके आएगा। स्टोर रूम में सारे के सारे सामान स्टोर होते हैं, और वो उस सामान को, जिस जिस भी सामान का ऑर्डर गया होगा, वो उसके कंपोनेंट को लेके आएगा किचन में, और फिर वहाँ पे बनाएगा और आपके ऑर्डर को आपके पास सर्व करेगा। इस तरीके से आपका खाना आप तक पहुंचता है रेस्टोरेंट में। अब उस सेम एनालॉजी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये बताने के लिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, लेट्स से कि तुमने यूट्यूब खोला या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन पे तुमने डबल टैप किया। लेट्स से तुमने यूट्यूब खोला, डबल टैप किया तुमने यूट्यूब पे, तो यूट्यूब खुल जाता है। बट इसके पीछे क्या क्या ऑपरेशंस हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसको समझो। जैसे ही तुमने यूट्यूब क्लिक किया ना, तो क्या होगा? रैम के पास ये वाला पर्टिकुलर प्रोसेस चला जाएगा कि तुमने यूट्यूब क्लिक किया, ये पर्टिकुलर प्रोसेस रैम के पास चला जाएगा। रैम के पास ना और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। अब ये कौन लेके जाता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो कि हम ओएस में अलग से पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है। अभी बस तुम थियरी समझो कि जैसे ही तुमने यूट्यूब पे या किसी भी अदर एप्लीकेशन पे, किसी भी एनी अदर एप्लीकेशन पे तुमने क्लिक किया होगा, तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो है वो एक्टिव होके जाएगा रैम के पास। दिस इज रैम, और वो लेके जाएगा ओएस। ये रैम है, ठीक है। और रैम में क्या होगा कि जब तुम्हारे इंस्ट्रक्शन का टाइम आएगा, ये भी एलोकेट होता है सीपीयू तक, क्योंकि रैम में बहुत सारे अदर प्रोसेसेस भी होते हैं। तो जब तुम्हारे प्रोसेस का एलोकेशन होगा सीपीयू में, तो तुम्हारा वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा सीपीयू में। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड इन सीपीयू। तो यहाँ पे तुमने क्या पॉइंट देखा कि कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए उसे सबसे पहले रैम में लाना पड़ता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम और एनी इंस्ट्रक्शन, उसे सबसे पहले रैम में लाना पड़ता है। डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, मैं आप सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब रैम जो होता है ना, लेट्स से दिस इज रैम, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पहले से ही होंगे। लेट्स से I1, I2, I3, I4, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन पहले से ही होंगे। और ये ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ सीपीयू तक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ सीपीयू तक नहीं जाते हैं। या तो एक मिनट, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ सीपीयू के पास नहीं जाएगा। या तो ये क्या होगा, राउंड रॉबिन मैनर में जाएगा, या फिर क्या होगा कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक एक करके सीपीयू के पास जा रहे हैं।
लेकिन ये इतने ज़्यादा फास्टली सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि अदर प्रोसेसेस भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें डेडिकेटेडली 1 से 1.5 घंटा अलग से देना पड़ेगा। इसे बाद में हम समझेंगे। अभी बस इतना समझो कि रैम में जितने भी इंस्ट्रक्शन या प्रोसेसर होते हैं वो एक साथ सीपीयू में एग्जीक्यूट नहीं होता, वन बाय वन करके सारे के सारे प्रोसेसर सीपीयू में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर में कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको बहुत सिंपल सा लाइन में उसको आंसर करना है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को डिस्क से या एसएसडी से उठा के सबसे पहले हमें लाना होगा रैम में। जैसे हमने अभी स्टोर रूम और रेस्ट्रो का एग्जांपल दिया। कंसिडर दिस स्टोर रूम एज एसएसडी और डिस्क। ठीक है। और किचन को तुम कंसिडर करो, हम क्या कंसिडर कर सकते हो, रैम। और वहीं पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। और या सीपीयू भी तुम इसी को कंसिडर कर सकते हो और तुम तक वो डिलीवर हो जाएगा, विच मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, टू रन एनी प्रोग्राम, सबसे पहले उस प्रोग्राम को एसएसडी या फिर डिस्क से उठा के कहाँ लाना होता है, उसको एसएसडी या डिस्क से उठा के लाना होता है रैम में। रैम क्या होता है, रैम होता है टेम्पररी मेमोरी। और उस रैम से जो है वो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन लोड होता है वन बाय वन करके। और रैम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ ही रन होंगे। वो सारे इंस्ट्रक्शन वन बाय वन करके टाइम शेयर्ड मैनर में सीपीयू के पास जाते हैं। बट वो इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि यूज़र को समझ में नहीं आता कि बैकग्राउंड में और भी सारे इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। ये उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब देखो, मान लो कंप्यूटर के हमने अब तक जो जो कंपोनेंट्स पढ़े, दीज आर सीपीयू, ठीक है, और मेमोरी जिसमें हमने, एक मिनट सॉरी, सीपीयू एंड हमने देखा मेमोरी जिसमें हमने रैम रोम पढ़ा। तो एक बात बताओ मुझे कि सीपीयू में जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट वो इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे है, रैम में है, तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुँच कैसे रहा है? ये चीज़ तो समझना पड़ेगा ना कि वो इंस्ट्रक्शन, ऐसा तो नहीं कि तुम व्हाट्सएप करोगे और वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक पहुँच जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक कैसे पहुँचता है, दिस इज़ द क्वेश्चन। देखो, अगर हमने सीपीयू से रैम के बीच में एक सिंगल वायर डाला, है ना, सिंगल वायर डाला, तो क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा? ओनली 1 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा। बट कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं। ठीक है। कम से कम अगर मान लो 500 बाइट का डेटा है, तो एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 4000 बिट का डेटा हो जाएगा। उसमें कितना टाइम लगेगा? जबकि मैंने बहुत छोटा अमाउंट ऑफ डेटा के बारे में बताया। तो अगर सिंगल वायर देंगे तो उससे एक ही बिट होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत स्लो प्रोसेसिंग होगी, स्लो डेटा ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। ठीक है। बट एट द सेम टाइम लेट्स से, इसको ऐसे समझो कि हमने इस सिंगल वायर के बदले ग्रुप ऑफ वायर्स को डाला, है ना, ग्रुप ऑफ वायर्स को डाला जस्ट टू कनेक्ट सीपीयू एंड रैम। अभी ग्रुप ऑफ वायर को जो डाला, ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन लाइन क्रिएट करेगा सीपीयू और रैम के बीच में। सिंगल वायर से क्या हो रहा था, बहुत स्लो हो रहा था। दैट्स वाई प्रेफर किया गया कि लार्ज नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्रुप ऑफ वायर्स को डालना पड़ेगा, ताकि डेटा जो है वो थोड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र हो सके कंपोनेंट्स के बीच में। ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं बसेस। दीज आर कॉल्ड बसेस। तो बस का डेफिनेशन क्या होगा? जस्ट अ मिनट। इसको हम लोग सिस्टम बस बोलते हैं, नॉट एग्जैक्टली बस, दिस इज कॉल्ड सिस्टम बस, है ना। सिस्टम बस का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ, और सॉरी, कलेक्शन ऑफ collection of communication lines for connecting different components of computer। ठीक है। क्लियर है? अब देखो, जैसे यहाँ पे सीपीयू है, कंसिडर इट एज सीपीयू, कंसिडर इट एज मेन मेमोरी, और रैम, रैम को ही मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो सीपीयू से रैम को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक अलग बस होगा। सीपीयू को रैम को कोई सिग्नल देना है, इसके लिए कोई अलग बस होगा। या फिर सीपीयू को मेन मेमोरी के किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, तो इसके लिए कोई अलग बस होगा। सो लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस। देखो, मैं जानता हूँ तुम लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एड्रेस क्या चीज़ होता है। तो जस्ट टू क्लियर योर कन्फ्यूज़न मैं बता दूँ कि मेन मेमोरी में, क्योंकि मेमोरीज बहुत बड़े होते हैं, तो एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं। देखो, ऐसा ये एक मेन मेमोरी हुआ ना, तो इस मेन मेमोरी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। डिवाइड किया जाता है मेमोरी को छोटे छोटे सेल्स में, और उसको नंबर दिया जाता है कुछ, जैसे ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ। इसी नंबर्स को हम लोग एड्रेस कहते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये सारे बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जाके देखने वाले हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो कि एड्रेस क्या चीज़ होता है, वो मैंने क्लियर किया। जस्ट अ मिनट, ओके। हम्म तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस का मतलब क्या होता है? ये सीपीयू से रैम तक एड्रेस लेके जाएगा, ठीक है, लेके जाएगा। दिस इज कॉल्ड एड्रेस बस। अब ऐसा तो नहीं होता कि रैम से सीपीयू तक कभी एड्रेस जाएगा। एड्रेस हमेशा सीपीयू टू रैम ही जाता है। तो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। जस्ट रिमेंबर दैट एड्रेस बस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो आता है बस, दिस इज कॉल्ड डेटा बस। एक मिनट, इसको हम लोग कहते हैं डेटा बस। अब देखो, मान लो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, ठीक है, ये रैम है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब उस इंस्ट्रक्शन को कोई ना कोई डेटा चाहिए रैम से, ठीक है, क्योंकि डेटा तो रैम में ही होता है। तो वो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगी, उसके लिए डेटा बस आता है। डेटा बस क्या होता है? सीपीयू से रैम में और रैम से सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करेगा। सो इट ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड ऑल्सो अदर कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करेगा।
इसको हम लोग डेटा बस कहते हैं। अब डेटा बस कैसा होता है, क्योंकि आप डेटा तो दोनों तरफ से ट्रांसफ़र होता है, रैम भी करता है डेटा ट्रांसफ़र सीपीयू को, या फिर सीपीयू भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है रैम को। मान लो किसी एक्स की वैल्यू, लेट से रैम में किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर एक्स का कोई वैल्यू है, अब एग्जीक्यूट करते टाइम एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, तो वहाँ पे तो जाके रैम में वापस उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये तो यूनिडायरेक्शनल नहीं बाई डायरेक्शनल हो गया ना, तो इसका होता है बाई डायरेक्शनल। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल क्यों होता है। नाउ द थर्ड बस इज कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या चीज़ होता है वो चीज़ समझो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर एक चीज़ जो है वो सीपीयू सिग्नल भेजती है सारे के सारे कंपोनेंट्स को। ये कंट्रोल बस का ही काम होता है सिग्नल कैरी करना, ये सारे कंपोनेंट्स के लिए सिग्नल कैरी करता है कंट्रोल बस। अब देखो कंट्रोल बस वैसे तो यूनि डायरेक्शनल होता है, क्योंकि मान लो सीपीयू ने कोई सिग्नल भेजा, इसको सीपीयू ने सिग्नल भेजा, मेमोरी को राइट सिग्नल भेजा, ठीक है तो ये यूनि डायरेक्शनल। इंडिविजुअली तो ये यूनि डायरेक्शनल है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो कलेक्टिवली ये बाई डायरेक्शनल है। कैसे? क्योंकि मेमोरी जो है वो बाद में हम देखेंगे कि मेन मेमोरी भी इसको सीपीयू को सिग्नल भेज सकती है रीड राइट के लिए, या फिर होता है कुछ चीज़ें जो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं कि मेमोरी भी सीपीयू को सिग्नल भेज सकती है। तो दिस इज इंडिविजुअली यूनि डायरेक्शनल बट कलेक्टिवली बाई डायरेक्शनल। आई होप सारे के सारे बस आप सबको क्लियर होंगे कि बसेस क्या होता है और कंप्यूटर कैसे काम करता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न देन प्लीज़ लेट मी नो। और अगर आप सभी को मेरा पढ़ाने का तरीका या मेरा कंटेंट जो भी पसंद आया हो, या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो, देन जस्ट प्लीज़ लेट मी नो कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे।